Hello friends, welcome to my CNC VMC hub. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, shader operator. Okay, so आज की वीडियो पर हम ऐसे पार्ट की मशीनिंग करने जा रहे हैं जहां पर हम टोटली प्लानिंग करने वाले हैं। रैपिड एंड फिनिश बात के लिए तो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे ही करेंगे, साथ में हम प्लानिंग भी करने वाले हैं कि कौन से टूल से किस तरीके से हम प्रोफाइल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, यहाँ पर हम कटिंग पैरामीटर लाइक फीड रेट, कटिंग स्पीड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीनिंग। ठीक है, सो ये सारे पैरामीटर भी हम इसी वीडियो पर इंक्लूड करेंगे। ओके, सो ये वीडियो हो सकता है लंबी बन जाए। यदि अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लो ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर हम सीधा पूरा ड्राइंग रीड कर लेते हैं। ड्राइंग पर प्रॉपरली पूरा डायमेंशन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यदि अगर नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन पर हमें सीधे डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ पर डिज़ाइनर भी मैं ही हूँ। ओके, चल झूठा। तो चलिए फिर सीधे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 20 का डायमीटर। 20 का डायमीटर जो कि ये टेपर कटा हुआ है, ये जो टेपर कटा हुआ है इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है 20 का डायमीटर। 20 के डायमीटर की बात करें तो ये होगा स्मॉल डायमीटर टेपर का, और बिग डायमीटर की बात करें तो ये होगा 75 mm। ओके, अब टेपर का लेंथ यहाँ पर हो जाएगा 74 mm, ये आ गया। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग जो ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है जेड एक्सिस की बात करें तो माइनस में 74 mm से माइनस में 94 mm तक के, तो हो चुका प्लेन टर्निंग। ओके, उसके बाद फिर से टेपर टर्निंग आ गया। टेपर टर्निंग के लिए बिग डायमीटर 115 और स्मॉल डायमीटर 68 mm। ठीक है, अब दोनों की लेंथ की बात करें तो यहाँ पर जो है 94 mm जेड एक्सिस में, माइनस में 94 से एंडिंग पॉइंट माइनस में 170 mm, ये आ गया 170 mm। ओके, तो ये डायमीटर एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों मिल चुका है। ओके, ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर हाफ रेडियस कटा हुआ है। हाफ रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट जेड एक्सिस की बात करें तो माइनस में 170 mm, माइनस में 170 mm, और एंडिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर रेडियस 20 mm दिया हुआ है, तो रेडियस 20 mm दिया हुआ मतलब 40 mm होगा। 40 mm क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाफ रेडियस है। तो जेड एक्सिस की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट 170 mm और 40 mm और प्लस करेंगे तो निकल जाएगा एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट क्या निकल जाएगा? 210 mm। ओके, 40 mm और प्लस करने पर तो ये हो गया एंडिंग पॉइंट, तो ये निकल चुका। ओके, लेंथ स्टार्टिंग पॉइंट, लेंथ में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब डायमीटर की बात कर लेता हूँ। डायमीटर में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 68 mm और एंडिंग पॉइंट भी 68 mm ही होगा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आ गया टेपर टर्निंग। ओके, जेड एक्सिस में स्टार्टिंग पॉइंट 210 mm ये हो जाएगा, और एंडिंग पॉइंट की बात करें तो ये आ गया 245 mm, ये आ गया अपना 245 mm। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के डायमीटर की बात करें तो 68 mm ये हो जाएगा, और 114 mm ये बिग डायमीटर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर प्लेन टर्निंग होगा। उसके बाद फिर रेडियस आ जाएगा। जैसे कि रेडियस यहाँ पर 10 mm दिया हुआ है, तो रेडियस का एंडिंग पॉइंट के लेंथ की बात करें, जेड एक्सिस की बात करें तो 275 mm। ओके, और स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें जेड एक्सिस के लिए तो 10 mm माइनस कर देंगे 275 से, तो निकल जाएगा 265 mm। ठीक है, अब डायमीटर की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो डायमीटर होगा वो होगा 114 mm, और एंडिंग डायमीटर की बात करें तो 10 mm एक साइड से, मतलब दोनों साइड से 10 और 10 प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा 134 mm, ये आ चुका। ओके, सो आई होप आपको ये ड्राइंग पूरा समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम टूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रफली बताऊँ तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर एक टूल जिसका नाम है PCLNL 25x25 M12। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे होल्डर होते हैं। ठीक है, जो कि हर एक डिजिट अलग अलग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रफली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी अभी हम स्पेसिफिकेशन के बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो टूल है, ये वाले टूल से हम इस तरीके से यहाँ तक के, ये टेपर टर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट यहाँ तक के हम ये वाले टूल से मशीनिंग करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पर यदि अगर सबसे बड़े डायमीटर की बात करें तो 134 mm, ये हुआ 134 mm। तो सबसे पहले हम डायमीटर मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद फिर फिनिशिंग लेंथ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर हम ये वाले कैविटी जो है ये वाले टूल से बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड टूल की बात करें तो सेकेंड टूल जो आ रहा है यहाँ पर MWBNN, मतलब मैं अभी स्पेसिफिकेशन के लिए अलग से बात करूँगा। ठीक है, तो MWBNN 25x25 M16, ये याद रखें आप। ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद फिर ये जो है टूल, ये वाले टूल से हम क्या करने वाले हैं, ये वाले टूल से जो कैविटी बनेगा, ये वाले टूल से जो कैविटी बनेगा, ये वाले प्रोफाइल बनेगा। ओके, ये जो टूल दिख रहा है, ये वाले टूल से हम ये वाले प्रोफाइल बनाएंगे, ये वाले प्रोफाइल की मशीनिंग करेंगे। ओके, ये वाले प्रोफाइल के, ठीक है। यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो फिर हम सीधा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ओके, तो टूल का प्लानिंग हो चुका है कि कौन कौन से टूल का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ओनली हम 2 टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम सेटअप की बात कर लेते हैं। सेटअप की बात करें तो हमारे पास जो मटेरियल आया हुआ है वो रफ मटेरियल आया हुआ है, ठीक है, ब्लैंक मेंटेन होकर नहीं आया। ब्लैंक मेंटेन की बात करें तो 134 mm ये डायमीटर बनेगा, और लेंथ की बात करें तो 295 mm ये लेंथ बनेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मटेरियल आया हुआ है, ये जो मटेरियल का लेंथ होगा वो होगा 300 mm, और डायमीटर की बात करें तो 140 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो है हमारी जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को हम सीधे मशीन पर रफ लगा रहे हैं, ठीक है। और लगाने के बाद फिर हम सीधे ये वाले जो कैविटी है ये पूरे बना देंगे, ठीक है। 1 mm का फिशिंग कर देंगे, और ये वाले जो कैविटी है ये पूरे बना देंगे। अब सेकेंड सेटअप बनाने के लिए हम 75 mm जो ये डायमीटर दिया हुआ है, ये वाले डायमीटर को हम होल्ड कर देंगे हमारे CNC टर्निंग मशीन में। ये वाले डायमीटर को हम होल्ड कर देंगे सेकंड सेटअप बनाने के लिए। सेकंड सेटअप में बनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ओनली हमें फिशिंग करके 4 mm मटेरियल निकालना रहेगा। ये वाले जो हिस्सा है ये वाले टर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिशिंग करना है और सिंपल से टर्निंग करना है, बस हो गया, ठीक है। और कंपोनेंट को जो होल्ड करेंगे वो हम सॉफ्ट जॉब में होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड सेटअप के लिए। फर्स्ट सेटअप में हम पूरा ये प्रोफाइल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 टूल कॉल कर रहा था, ओके। तो यहाँ पर मैं अब 2 टूल कॉल नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं 3 टूल कॉल करूँगा, ठीक है, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वसीम अंसारी, उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, टूल कॉल करने का। तो किस तरीके से कॉल करते हैं ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम सीधे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ होल्डर देख लेते हैं। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताते हुए आता हूँ कि PCLNL 2525 M12, MVGNL 2525 M12, इस तरीके से मैं होल्डर का नाम बता देता हूँ। ओके, सो इस तरीके से होल्डर के नाम होते हैं जो कि अलग अलग अल्फ़ाबेट, अलग अलग डिजिट, अलग अलग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। तो थोड़ी हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा आइडियाज़ लग जाए ज्योमेट्री ऑफ टूल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम एक टूल ले लेते हैं जैसे कि PCLNL 25M25 M12, जिसमें हर एक डिजिट और अल्फ़ाबेट अलग अलग पैरामीटर को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक टूल के ISO स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँगा। तो आपको जितने भी एक्सटर्नल होल्डर मिल रहे हैं उनके स्पेसिफिकेशन कुछ इसी प्रकार से होते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो दिया हुआ है P डिफाइन कर रहा है इंसर्ट का क्लैंपिंग मेथड होल से है, होल। ओके, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लैंपिंग मेथड। उसके बाद आता है सेकंड लेटर जो कि C दिया हुआ है। यहाँ पर C जो है ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर शेप ऑफ इंसर्ट कैसा है, किस शेप का इंसर्ट है, W शेप का है, S शेप का है, V शेप का है, D शेप का है, S शेप का है, कौन सा शेप का है। तो यहाँ पर जो शेप है इंसर्ट का C शेप का इंसर्ट है, जो कि पॉइंट एंगल, जैसे कि आपने नाम सुना होगा CNMG, WNMG। तो WNMG जिसमें W शेप का इंसर्ट है, CNMG जिसमें C शेप का इंसर्ट है, VNMG जिसमें V शेप का इंसर्ट है, DNMG, CCMT, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर शेप ऑफ इंसर्ट दिया हुआ है, ठीक है। C जो डिफाइन कर रहा है, सेकेंड लेटर जो डिफाइन कर रहा है ये शेप ऑफ इंसर्ट। उसके बाद आया थर्ड लेटर क्या, L। ये जो डिफाइन कर रहा है ये होल्डर ऑफ स्टाइल। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 टूल का सिलेक्शन किए हैं, जिसमें फर्स्ट टूल जो है PCLNL 2525 M12 का ये दिया हुआ है, ठीक है। उसका सेकंड टूल जो है वो WWVNN 2525 M12, तो ये, ठीक है। तो ये होल्डर ऑफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर सिलेक्शन किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत भी आइडियाज लग जाए कि इंसर्ट कैसा, होल्डर कैसा, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डर ऑफ स्टाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद आया N। तो यहाँ पर N जो है ये डिफाइन कर रहा है कि इंसर्ट का एंड क्लियरेंस एंगल कितना है। तो यदि अगर यहाँ पर N है तो ये डिफाइन कर रहा है कि इंसर्ट का एंड क्लियरेंस एंगल न्यूट्रल है, जो कि टॉप और बॉटम दोनों साइड से जितने भी पॉइंट हैं इंसर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि अगर यहाँ पर A हो जाता तो इंसर्ट का एंड क्लियरेंस एंगल 3 डिग्री हो जाता। तो हम यहाँ पर 4th डिजिट की बात करें तो एंड क्लियरेंस एंगल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब आया फिफ्थ लेटर की बात करें तो ये डिफाइन कर रहा है कि हैंड ऑफ होल्डर कौन सा है, राइट हैंड भी होते हैं, लेफ्ट हैंड भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो यहाँ पर L जो है ये डिफाइन कर रहा है कि हैंड ऑफ होल्डर लेफ्ट हैंड है, ओके, लेफ्ट हैंड होल्डर। यहाँ पर मैं हैंड ऑफ होल्डर कर देता हूँ। उसके बाद आया 25 की बात करें तो होल्डर का हाइट कितना है,
उसके बाद फिर 25 आया तो ये होल्डर का विड्थ डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आया एम जो है यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि होल्डर का लेंथ कितना है, जिसमें एम जो डिफाइन कर रहा है होल्डर का लेंथ 150 mm है, ठीक है। उसके बाद आया 12 जो है ये डिफाइन कर रहा है कि इंसर्ट का कटिंग एज लेंथ कितना है, तो इंसर्ट का कटिंग एज लेंथ जो है वो 12 mm है, ठीक है। तो इस प्रकार से ISO स्पेसिफिकेशन होते हैं टूल के, हर एक अल्फ़ाबेट और डिजिट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आइडिया लग गया हो। तो चलिए फिर हम सीधा आगे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम सीधा प्रोग्राम क्रिएट करना शुरू करते हैं, है ना। सो जैसे कि हम यहाँ पर हेडर और फुटर की बात करें तो सीमेंस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, सीमेंस के लिए ले रहे हैं। यदि अगर आपको फानुक के लिए पर्टिकुलर चाहिए तो आप मेरे हर एक वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कि फानुक के लिए हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें, ठीक है, फानुक वाले प्रोग्राम पर। वहाँ पर ऑलरेडी मैं हेडर और फुटर को लेकर बात कर चुका हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट करना सीख रहे हैं, ये वाले प्रोग्राम आप फानुक, मित्सुबिशी, हांस, मजाक, कोई भी कंट्रोलर पर आप रन करा सकते हैं, ठीक है, क्यों ना वो सीमेंस भी हो। तो यहाँ पर आपको जो मैं आपको प्रोग्राम क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, यहाँ पर ओनली और ओनली आपको चेंजेस देखने को मिलेगा हेडर और फुटर। हेडर और फुटर की बात करें तो टूल कॉल करना, डायरेक्ट को होम पोजीशन करना। यूनिट की बात करें तो सीमेंस में जैसे कि मिलीमीटर में चलने के लिए G71 लगा देते हैं, और फानुक की बात करें तो G21 लगा देते हैं। इस तरीके से कुछ कोड आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीमेंस में हम जब कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें कोई प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता नहीं होती। हम जैसे कि सीमेंस कंट्रोलर की बात करें तो एक डायरेक्टरी बनाते हैं, और डायरेक्टरी में हम मेन प्रोग्राम फाइल बना देते हैं, ठीक है, जो कि हम कोई भी नाम दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे कि आते हैं टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट एंड योर मशीन सेफ्टी, और साथ साथ आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप भी मशीन के पास में खड़े रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड की बात करें तो जैसे कि G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर G90 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपको रिपीट करते रहता हूँ, ठीक है। यदि अगर आप स्किप ना करें तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इंटरव्यू फाइट करने में भी बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर कोड, ठीक है। तो जैसे कि G90 जो है हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चलते हैं, तो उस कंडीशन पर हम G90 कोड का यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद फिर G18 की बात करें तो XZ प्लान पर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम G18 कोड यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद फिर G71, जैसे कि यहाँ पर सीमेंस कंट्रोलर के लिए आ गया G71, जो कि हम यूनिट मिलीमीटर में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम G71 यूज़ कर रहे हैं। यदि अगर फानुक की बात करें तो यहाँ पर हम G21 लगाएंगे, ठीक है, मिलीमीटर के लिए। उसके बाद फिर G95 टूल का मूवमेंट, मतलब फीट का मूवमेंट किस प्रकार से होने वाला है, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन या मिलीमीटर पर मिनट। यदि अगर मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में होने वाला है तो वहाँ पर हम G95 यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद फिर G64 टूल का मूवमेंट किस प्रकार से होने वाला है, कंटिन्यूस होने वाला है या फिर पॉइंट टू पॉइंट। अगर पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो ड्रिल टेपिंग आ जाते हैं, ठीक है। यदि अगर कंटिन्यूस की बात करें तो ये आपके सामने एक प्रोफाइल बना हुआ है जो कि आप ड्राइंग पर देख सकते हैं। यहाँ पर टूल का जो मूवमेंट होगा वो कंटिन्यू मूवमेंट होगा, ओके। उसके बाद आता है G40 की बात करें तो इससे पहले वाले प्रोग्राम पर, जैसे कि हमारी मशीन की बात करें तो इससे पहले वाले प्रोग्राम पर G41 या 41 की बात करें तो टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट, एंड 42 की बात करें तो टूल नोज रेडियस कंपोजिशन राइट के लिए यूज हुआ हो तो उसको कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर G40 लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि G41 और 42 एक ऐसे कमांड होते हैं जो कि ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं जब तक हम कैंसिल ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके हैं। उसके बाद आया एंड ऑफ द ब्लॉक। अब सीमेंस कंट्रोलर पर जैसे कि हम एंड ऑफ द ब्लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक इनपुट करने के बाद एंड ऑफ द ब्लॉक लग जाता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन। मशीन एंड पार्ट के इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले ब्लॉक को एंड कर देंगे हम, क्योंकि मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ना कि मशीन के लिए, ठीक है। हमारे लिए क्यों, क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल कोई मास प्रोडक्शन करने वाले हैं और प्रोग्राम भी अच्छा खासा हम 1000 2000 3000 ब्लॉक के बना रहे हैं, तो वहाँ पर मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं और मास प्रोडक्शन के लिए भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पर हमें पार्ट एंड मशीन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लॉक को एंड करेंगे। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N20 हुआ, फिर प्रोग्रामर नेम आ जाएगा। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N30 पार्ट नेम। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N40 पार्ट नंबर, ओके। उसके बाद फिर N50 पिक्चर रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर N60 ये ब्लॉक नंबर है। अब ब्लॉक नंबर
इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल कोई लेंथी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं 2000-3000 ब्लॉक के, तो वहाँ पर हमें ब्लॉक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम एक बार में ही प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना सकते, कहीं ना कुछ गलती निकल ही जाएगा। जब हम कोई भी मैनुअल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो सीधे मशीन पर रन नहीं करा सकते, ठीक है, हमें 3 से 4 बार वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर सिमुलेशन भी देखना पड़ता है, उसके बाद भी कंफर्मेशन नहीं हो पाता तो हम सिंगल ब्लॉक पर सीधे मशीन में रन कराते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लिए हम यहाँ पर सीधा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर हम ब्लॉक नंबर ना डालें, ठीक है, और हम वेरीफाई कर रहे हैं फिर सिमुलेशन कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ब्लॉक पर डबल पॉइंट लग गया हो या फिर कोई कोऑर्डिनेट हम गलत डाल दिए हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पर फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे सॉफ्टवेयर पर जो है सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब सिंटैक्स एरर कहाँ आ रहा है? प्रोग्राम में आ रहा है। प्रोग्राम में कौन से ब्लॉक में आ रहा है तो ये भी तो हमें पता चलना चाहिए, इसलिए वहाँ पर ब्लॉक नंबर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है जब हम कोई लेंथी प्रोग्राम बनाते हैं, और कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये आ गया N60 ब्लॉक नंबर हुआ। अब हमें क्या करना है? टूल कॉल करना है। टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले टैरेट को होम पोजीशन करना पड़ेगा, तो होम पोजीशन करने के लिए टैरेट को कौन सा कोड लगता है सीमेंस कंट्रोलर पर? G75X0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर N70 ब्लॉक नंबर हुआ, G75Z0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। उसके बाद फिर हम यहाँ पर टूल कॉल कर देंगे। टूल कॉल करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले टूल जो ले रहे हैं हम PCLNL 2525M12 जो कि टूल नंबर 1 में है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल समझें कि टूल नंबर टैरेट में टूल नंबर 1 में PCLNL 2525M12 का होल्डर लगा हुआ है, तो वो कॉल करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। N80 ब्लॉक नंबर हुआ, T01 D01, ठीक है। अब D01 और T01 मीन्स टूल नंबर 1, D01 जो कि हमने ऑफसेट ले रखे हैं, ऑफसेट के डाटा उठाएगा, ठीक है, डायरेक्टरी से। तो ऑफसेट की बात करें तो ये हमारे जो टूल है, टूल को हम सबसे पहले डायमीटर में खड़े करेंगे। डायमीटर कितने का बना हुआ है? जैसे कि डायमीटर जो बना हुआ है 134 mm का, ठीक है। तो ऑफसेट पैरामीटर में एक्स एक्सिस के लिए 134 इनपुट कर देंगे। एक्स एक्सिस का ऑफसेट हम ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है। अब जेड एक्सिस की बात करें तो टूल को हम फेस में टच कराएंगे और जेड एक्सिस पर 1 mm इनपुट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 1 mm की फेसिंग भी करने वाले हैं। तो 1 mm इनपुट कर देंगे तो 0 से प्लस की और 1 mm मटेरियल है, और मटेरियल से 1 mm माइनस में 0 पॉइंट शिफ्ट है, ठीक है। तो 0 से प्लस की और 1 mm मटेरियल है तो इसको हम फेसिंग करके निकाल देंगे, तो 1 mm यहाँ पर ऑफसेट पैरामीटर में सेव कर देंगे, ठीक है। तो 0 पॉइंट जो रहेगा 1 mm अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डाटा है ये D01 से उठा लेगा, ठीक है, एंड ऑफ द ब्लॉक, ओके। उसके बाद फिर आया N90 जैसे कि अब हम यहाँ पर कटिंग पैरामीटर यूज़ करने वाले हैं। कटिंग पैरामीटर जैसे कि कटिंग स्पीड, फीड, RPM यहाँ पर लगेगा, ठीक है। VMC की बात करें तो VMC में कटिंग स्पीड, फीड रेट, RPM, जैसे कि CNC मशीन पर पर्टिकुलर हम फीड की बात करते हैं और VMC मशीन पर फीड रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि अगर आप कटिंग स्पीड वाली वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट पर जरूर विजिट करें, ठीक है। कटिंग स्पीड क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके लिए हम पर्टिकुलर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम थोड़ा कटिंग स्पीड के लिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिम्स इक्वल टू 2000 किया। अब जब मैं कटिंग स्पीड यूज़ करूँगा तो उसके लिए जो है प्रोग्राम पर स्पिंडल स्पीड के लिए RPM डालना पड़ता है। जब हम कटिंग स्पीड यूज़ करते हैं CS स्टैंडिंग मशीन पर तो डायमीटर के अकॉर्डिंग RPM कम ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिम्स इक्वल टू 2000 कर दिया। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए जो कोड लगता है वो लगता है लिम्स, सीमेंस कंट्रोलर पर, ठीक है। अब लिम्स लग रहा है तो यहाँ पर 2000 कर दिया, तो 2000 कर दिया मतलब RPM जो है 2000 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 2000 के अंदर ही रहेगा। 0 पॉइंट में जाएगा तो 2000 RPM हो जाएगा। यदि अगर मैं फेसिंग करते हुए आ रहा हूँ और टूल जो है 0 पॉइंट में आया फेसिंग करते हुए, ठीक है, तो इस कंडीशन पर X0.0 में आया टूल, जैसे ही X0.0 में आया तो RPM जो है वो ऑटोमेटिकली 2000 RPM में घूमने लगेगा, ठीक है। कटिंग स्पीड के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा ये वाली वीडियो, आप जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंड ऑफ द ब्लॉक लगाया। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N100 G96 में हम कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। कटिंग स्पीड जो होता है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग कटिंग स्पीड होता है, ठीक है, जो कि इंसर्ट के मटेरियल पर डिपेंड करता है। यदि अगर हम जो इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है वो है कार्बाइड का इंसर्ट, ठीक है। अब कार्बाइड का इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं और कार्बाइड के इंसर्ट से माइल्ड स्टील की मशीनिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या निकाल रखा है कटिंग स्पीड 180 से 220 कटिंग स्पीड हम रख सकते हैं माइल्ड स्टील की मशीनिंग के लिए कार्बाइड के इंसर्ट से। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 180 M03,
ओके। उसके बाद फिर एंड ऑफ द ब्लॉक, ये हमने कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, यदि अगर आपको कटिंग स्पीड के बारे में थोड़ा सा भी बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप जरूर कटिंग स्पीड वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, बाकी कटिंग पैरामीटर फीड रेट, कटिंग स्पीड, आरपीएम, मशीनिंग टाइम के लिए हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो पर बात करेंगे। अब यहीं पर हम ये सारे फंडा इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ओके, तो हमने टूल कॉल कर लिया, आरपीएम पुट कर दिया, कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर टूल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब स्टार्ट होने वाला है। तो ब्लॉक नंबर है N110, टूल कॉल कर लिया। अब टूल को हम वर्क पीस के सेव पोजीशन में लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सिंपल सा हम टर्निंग कर लेते हैं जो कि 134 का डायमीटर मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद फिर 1 mm का फेसिंग कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, टर्निंग कर देते हैं। ओके, तो टर्निंग करने के लिए जैसे कि हमने फेस पे 1 mm मटेरियल बचा के रखे हैं। ठीक है, तो 295 टोटल लेंथ दिया हुआ है वह कंपोनेंट का, फिनिश पाथ का 295 mm, जो कि हमने 300 लेकर चल रहे हैं। तो 1 mm फेस से हम मटेरियल निकाल देंगे तो 4 mm मटेरियल हमें पीछे देखने को मिलेगा, जो कि हम सेकंड सेटअप में निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम कौन सा सेटअप बना रहे हैं? अभी हम फर्स्ट सेटअप बना रहे हैं, जहां पर हम 1 mm का फेसिंग करेंगे, उसके बाद डायमीटर मेंटेन करेंगे, उसके बाद फिर ये जो सारी कैविटी है ये पूरा प्रोफाइल बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टर्निंग कर देते हैं। टर्निंग करने के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले टूल को लेकर आऊँगा जेड एक्सिस में G00Z2.0, क्योंकि 1 mm मटेरियल अभी फेस में, इसलिए 1 mm स्पेस में आया टूल। अभी टूल जो है अभी यहाँ से टूल कॉल हुआ और G00Z2.0 ये आ गया। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस डायमीटर में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, लेंथ में मूवमेंट हो चुका है टूल का। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N120 G00X, जैसे कि यहाँ पर जो डायमीटर दिया हुआ है आप मान लें कि 135 दिया हुआ है और हमें बनाना 134। तो अब हम क्या करेंगे, टूल को 134 के डायमीटर में लेके आएंगे रैपिड में। तो X 134.0, ठीक है, तो ये आया टूल। उसके बाद फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। अब टूल को मैं यहाँ पर रैपिड में लेकर आया 134 के डायमीटर में, ये आ गया रैपिड में आया। अब रैपिड में टूल क्यों लेकर आया? क्योंकि टूल जो है अभी स्पेस में है, ना कि वर्क पीस के ऊपर प्लंज कर रहा है, इसलिए टूल को रैपिड में यहाँ पर मूवमेंट करा दिया। तो प्रोग्राम के साथ साथ हमें साइकिल टाइम भी देखना पड़ेगा। ओके, यदि अगर साइकिल टाइम ही ज़्यादा आ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, तो उस कंडीशन पर हमें साइकिल टाइम में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं रैपिड मूवमेंट करा दिया। उसके बाद फिर N130 ब्लॉक नंबर हुआ, MG8 से क्लाइंट ऑन हुआ। ओके, उसके बाद ब्लॉक को एंड किया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर N140 ब्लॉक नंबर हुआ, G01, G02, G03, 3 कोड से पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। ये 3 कोड से कोई भी कैविटी हम बना सकते हैं, चाहे वो लीनियर हो या फिर रेडियस हो। ठीक है, तो G01 X 134 के डायमीटर में हम ऑलरेडी 134.0। ठीक है, उसके बाद फिर Z में हमें माइनस में कितने में जाना है? तो जैसे कि हम यहाँ पर 275 mm तक के हम माइनस में जाएंगे, तो ये वाले पॉइंट तक के टूल आएगा इन फीड मोशन में कटिंग करते हुए। ठीक है, तो Z माइनस 275.0। ठीक है, यदि अगर हम 1 mm 2 mm और भी आगे ले जाना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं ले जाएंगे 1 mm और 2 mm आगे। ठीक है, हम 275 mm तक ही रखेंगे, नहीं तो हम जब सेकंड सेटअप बनाएंगे तो वहाँ पर रन आउट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, रन आउट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 275 mm तक ही ले जाएंगे। यदि अगर 1 mm 2 mm और भी प्लस कर देना तो सेकेंड सेटअप में जब हम टर्निंग करेंगे तो वहाँ पर रन आउट का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, रन आउट में वेरिएशन आएगा। तो जैसे कि GTNT होते हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग टॉलरेंसी, रन आउट, टोटल रन आउट, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिलेंड्रिसिटी, सर्कुलरिटी, पैरेललिज्म, सिमेट्रिसिटी, ऐसे बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं। ठीक है, तो वो सिंबल के लिए भी हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट से यदि अगर हम 275 के स्थान पर 276 1 mm भी आगे बढ़ गए तो उस कंडीशन पर जब सेकंड सेटअप में बनाएंगे तो वहाँ पर रन आउट में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, रन आउट में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वेरिएशन जो है वो 0.1 से ऊपर जा सकता है। ठीक है, 0.1 से ऊपर जा सकता है, कंफर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना है कि वेरिएशन आएगा ही आएगा उसमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 275 mm तक ही ले जाएंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर हम फीट की वैल्यू पुट कर देंगे। फीट 0.2 कर दिया। ठीक है, अब CNC टर्निंग मशीन पर मैक्सिमम फीट की बात करें तो 0.35 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, 0.35 से ऊपर जाना ही नहीं है आपको।
ठीक है। तो फीट 0.2 जैसे कि नॉर्मल हम रफिंग में रखते हैं, फीट 0.2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर अभी ये टूल का कोई काम है नहीं अभी, तो इसलिए हम यहाँ पर ये टूल को हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो टूल चल रहा है वो चल रहा है PCLNL 2125 M12 का। तो क्या हुआ, सबसे पहले 134 के डायमीटर में आया रैपिड में Z2mm, फिर 134 के डायमीटर में आया M08 से कूलेंट ऑन हुआ, M08 से कूलेंट ऑन हुआ। उसके बाद फिर G01 X 134.0 Z - 275 फीट 0.2। अब फीट 0.2 G01 में X और Z दोनों एक्सिस के लिए पुट किए हमने कोऑर्डिनेट, उसके साथ ही हमने फीट 0.2 भी कर दिए, ठीक है। अब इसके नीचे जितने भी G01 G02 G03 कोड लगे हैं जो कि इन फीड मोशन में चलते हैं, वो वाले कोड पर हमें फीट की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, फीट की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। यही फीट की वैल्यू ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा, फीट 0.2 ही ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा। अब चेंज कब होगा, जब तक कि हम वैल्यू चेंज ना करें तब तक कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब टूल जो है नॉर्मल टर्निंग करते हुए Z - 275 mm तक के ये चलेगा, 134 के डायमीटर ये बना दिया, ओके। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर 150 G00 X 140 और Z2.0। अब टूल जो है सेव पोजीशन में रैपिड में टेपर मोशन में गया। टेपर मोशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से टेपर मोशन में गया और सेव पोजीशन में आके ये खड़े हो गए, G00 X 140 और Z2.0, ठीक है। उसके बाद फिर हम फेसिंग कर देते हैं। तो फेसिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर मैं फेसिंग कर देता हूँ, है ना, फेसिंग ले देता हूँ, फेसिंग 1 mm, ठीक है। अब ब्लॉक नंबर N160 G00 Z0.0, क्योंकि जब हम ऑफसेट ले रहे थे तो ऑफसेट लेते टाइम टूल को फेस में टच कराकर 1 mm पुट कर देते हैं, जिससे कि जीरो जो है, जीरो से प्लस की ओर 1 mm मटेरियल, ठीक है। तो Z0.0 ये रैपिड में आया टूल। उसके बाद ब्लॉक, एंड ऑफ द ब्लॉक